वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे BSPSCL टेक्नीशियन पेपर का मॉक टेस्ट सेट 2। दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था, आप लोगों के लिए मैं सेट 10 तक लेके आऊँगा जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो मैं जल्दी से इन सेटों को कंप्लीट करता हूं, क्योंकि इन्हीं वीडियो से आपको 35 प्लस मार्क्स देखने को मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछने जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं, और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सके, क्योंकि ये जो सेट 2 है इससे आपके एग्जाम में लगभग 6 से 7 मार्क्स देखने को मिलेंगे। इसलिए जितना हो सके इन वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। हमारा आज का पहला प्रश्न है, 4 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग 3 पॉइंट स्टार्टर की तुलना में क्यों बेहतर माना जाता है, खासकर उन मोटरों के लिए जिनकी गति फील्ड कंट्रोल विधि द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नो बोल्ट कॉइल फील्ड सर्किट से स्वतंत्र होती है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आपको आंसर बताता चलूंगा, और जो आप एक्सप्लेनेशन देख रहे होंगे वे आप खुद से पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे कम समय में आप लोगों को ज़्यादा सेट करवाना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिले और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स एग्जाम में लेके आ सकें। हमारा अगला प्रश्न है, पैरेलल रेजोनेंट सर्किट को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है रिजेक्टर सर्किट। हमारा अगला प्रश्न है, चालकता की इकाई क्या है? तो चालकता की इकाई होती है सीमेंस। हमारा अगला प्रश्न है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स की इकाई क्या है? तो इसकी इकाई है एम्पियर टर्न। दोस्तों, मैं स्क्रॉल करता रहूँगा और आप लोग जो एक्सप्लेनेशन है वो वीडियो पॉज कर करके पढ़ते चलेंगे, क्योंकि आपको कम समय में ज़्यादा प्रश्न दिखाने हैं, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी इन वीडियो को करना है। हमारा अगला प्रश्न है, इंडक्शन मोटर में क्रोलिंग का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका कार्य होता है स्टेटर फ्लक्स में हार्मोनिक्स। हमारा अगला प्रश्न है, डीसी मोटर के स्टार्टर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है स्टार्टिंग करंट को सीमित करना। हमारा अगला प्रश्न है, पावर ट्रांसफार्मर के कोर के लिए सबसे अच्छी सामग्री कौन सी है? तो यह है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। हमारा अगला प्रश्न है, स्टॉक कनेक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है 3 फेज को 2 फेज में बदलने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, एक अल्टरनेटर में पिच फैक्टर को कैसे परिभाषित किया जाता है? तो इसे परिभाषित किया जाता है शॉर्ट पिच वाइंडिंग ईएमएफ बटा में फुल पिच वाइंडिंग ईएमएफ। दोस्तों, इन प्रश्नों को मेरा लेके आने का मकसद यह है कि 11 जुलाई को जो आपका पेपर हुआ था उसमें से इन ही वीडियो से आपको 35 प्लस प्रश्न देखने को मिले थे। इसलिए मैं इन वीडियो को आप लोगों को जल्दी से जल्दी बताना चाह रहा हूँ ताकि आप के आने वाले एग्जाम में भी इन वीडियो से जो प्रश्न देखने को मिले वो आप करके आएँ। हमारा अगला प्रश्न है, रिपल्सन मोटर का उपयोग आमतौर पर कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है कंप्रेसर और रेफ्रिजरेटर में। हमारा अगला प्रश्न है, अंडरग्राउंड केबलों की ग्रेडिंग क्यों की जाती है? तो इसकी ग्रेडिंग इसलिए किया जाता है क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेट को एक समान बनाने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, लंबी ट्रांसमिशन लाइनों की सुरक्षा के लिए सबसे अच्छी रिले कौन सी है? तो यह रिले है मोहर रिले या डिस्टेंस रिले। हमारा अगला प्रश्न है, एक आइसोलेटर को कब ऑपरेट किया जाना चाहिए? तो इसे ऑपरेट किया जाना चाहिए जब सर्किट ब्रेकर खुला हो, यानी नो लोड पर। हमारा अगला प्रश्न है, इंसुलेटर की स्ट्रिंग एफिशिएंसी को कैसे सुधारा जा सकता है? तो इसे सुधारा जा सकता है लंबी क्रॉस आर्म का उपयोग करके और गार्ड रिंग का उपयोग करके। हमारा अगला प्रश्न है, गैस टरबाइन पावर प्लांट में आमतौर पर कौन सा ईंधन उपयोग किया जाता है? तो इसमें उपयोग किया जाता है प्राकृतिक गैस या केरोसिन का। हमारा अगला प्रश्न है, वाइब्रेटिंग रीड टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यह काम करता है मैकेनिकल रेजोनेंस पे। हमारा अगला प्रश्न है, एनर्जी मीटर की क्रीपिंग क्या है? तो इसकी क्रीपिंग है बिना लोड के भीतर मीटर
की डिस्क का धीरे धीरे घूमना। हमारा अगला प्रश्न है, आप एक्सप्लेनेशन पढ़ते चलेंगे दोस्तों, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए आप एक्सप्लेनेशन पढ़ते चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, PMMC उपकरणों में किस प्रकार की डैम्पिंग का उपयोग किया जाता है? तो वह डैम्पिंग है एडी करंट डैम्पिंग। हमारा अगला प्रश्न है, 1 वोल्ट मीटर का लोडिंग इफेक्ट क्या है? तो इसका लोडिंग इफेक्ट है जब वोल्ट मीटर को जोड़ने से सर्किट का वोल्टेज बदल जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, MOSFET का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। हमारा अगला प्रश्न है, दोस्तों आप क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पढ़ते चलेंगे, क्योंकि इन एक्सप्लेनेशन से आपके एग्जाम में प्रश्न बन रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का स्लीव रेट क्या निर्धारित करता है? तो इसका स्लीव रेट निर्धारित करता है आउटपुट वोल्टेज में अधिकतम परिवर्तन की दर। हमारा अगला प्रश्न है, एक फुल एडर सर्किट क्या करता है? तो यह करता है 3 बाइनरी बिट्स को जोड़ता है। दोस्तों यह कंप्यूटर का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको सेट में करवा दिया है। एक रेक्टिफायर सर्किट में PIV का क्या कार्य है, क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है पीक इनवर्स वोल्टेज। हमारा अगला प्रश्न है, किस मोटर को स्थिर गति मोटर माना जाता है? तो वह मोटर है सिंक्रोनस मोटर। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में एडी करंट लॉस को कैसे कम किया जा सकता है? तो इसे कम किया जा सकता है कोर को लेमिनेट करके। हमारा अगला प्रश्न है, सिंक्रोनस टेस्ट किस पर किया जाता है? तो यह किया जाता है DC शंट मोटर पर। हमारा अगला प्रश्न है, अर्थ फॉल्ट से सुरक्षा के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसे किया जाता है ELCB के लिए, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रांसमिशन वोल्टेज बढ़ाने का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका मुख्य लाभ है ट्रांसमिशन लॉस को कम करना, वोल्टेज ड्रॉप कम होता है, कंडक्टर का आकार कम होता है। यानी उपयुक्त में से सभी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो से आपको ये जो 100 प्रश्न मैं बता रहा हूँ, इससे लगभग आपको 6 से 7 मार्क्स देखने को मिलेंगे, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। हमारा अगला प्रश्न है, एक 3 फेज 4 वायर सिस्टम में फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के बीच क्या संबंध होता है? तो इसका संबंध होता है वोल्टेज लाइन बराबर अंडर रूट गुना हो जाएगा वोल्टेज फेज से। हमारा अगला प्रश्न है, थर्मिस्टर का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर डैश होता है, क्या होता है? तो तेजी से घटता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक DC जनरेटर में इंटरपोल्स का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है कम्यूटेशन में सुधार करना। हमारा अगला प्रश्न है, यदि एक 200 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलता है तो 30 दिनों में कितनी यूनिट बिजली की खपत होगी? तो इसमें जो खपत होगी वह 30 किलोवाट बिजली की खपत होगी। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में कौन सा हिस्सा सबसे अधिक गर्म होता है? तो वह हिस्सा है वाइंडिंग। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी मोटर गियरिंग के बिना बहुत कम गति पर काम कर सकती है? तो वह है स्टेपर मोटर। हमारा अगला प्रश्न है, एक अल्टरनेटर की आर्मेचर वाइंडिंग आमतौर पर स्टेटर में क्यों रखी जाती है? तो यह रखी जाती है इंसुलेशन आसान होता है, हाई वोल्टेज आउटपुट को कलेक्ट करना आसान होता है, रोटर हल्का बनता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, ल्यूमेन पर वाट किसकी इकाई है? तो यह इकाई है ल्यूमिनस एफिशिएंसी की। हमारा अगला प्रश्न है, एक सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्टर मोटर में कैपेसिटर को कब डिस्कनेक्ट किया जाता है? तो यह किया जाता है मोटर के लगभग 75% गति प्राप्त करने पर। हमारा अगला प्रश्न है, एक पावर डायोड सिंगल डायोड में मुख्य अंतर क्या है? तो इसका मुख्य अंतर है PIV रेटिंग, करंट हैंडलिंग क्षमता, फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप। हमारा अगला प्रश्न है,
यदि एक डेल्टा कनेक्ट लोड को स्टार कनेक्ट लोड में बदला जाता है तो पावर खपत क्या होगा, तो यह होगा 1/3 रह जाएगी। दोस्तों इन प्रश्नों में मैंने केवल आपको क्वेश्चन और आंसर बता रहा हूं ताकि आपको कम समय में ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल सके और इन्हीं वीडियो से आपके एग्जाम में प्रश्न बन रहे हैं। कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है आरएमएस वैल्यू मापता है, तो वह है हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। हमारा अगला प्रश्न है, एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में कंट्रोल रोड्स का क्या कार्य है, तो इसका कार्य है अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करके चेन रिएक्शन को नियंत्रित करना। हमारा अगला प्रश्न है, एक डीसी मोटर में उत्पन्न टॉर्क किसके समानुपाती होता है, तो यह समानुपाती होता है आर्मेचर करंट और फील्ड फ्लक्स दोनों के। हमारा अगला प्रश्न है, केबल में सर्विसिंग का क्या उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य है आर्मिंग को वायुमंडलीय स्थितियों से बचाना। हमारा अगला प्रश्न है, यदि दो अल्टरनेटरों को समांतर में चलाना है तो कौन सी शर्त बिल्कुल अवश्य होगी, तो यह शर्त है समान वोल्टेज फ्रीक्वेंसी और फेज सीक्वेंस। हमारा अगला प्रश्न है, एक 4 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर 1470 आरपीएम पर चल रही है, प्रतिशत स्लिप क्या है, तो यह होगी 2%। कैसे निकलेगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक इंसुलेटर का पंच वोल्टेज उसके फ्लेक्स ओवर वोल्टेज से डैश होना चाहिए, तो यह होना चाहिए अधिक। हमारा अगला प्रश्न है, वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण प्रणाली मूल रूप से एक डैश नियंत्रित विधि है, तो यह है आर्मेचर वोल्टेज नियंत्रण विधि। हमारा अगला प्रश्न है, एक एससीआर में कितने पीएन जंक्शन होते हैं, तो इसमें पीएन जंक्शन होते हैं 3। हमारा अगला प्रश्न है, पावर फैक्टर को परिभाषित किया गया है, तो यह परिभाषित क्या है गया है एक्टिव पावर बटा में अपरेंट पावर के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रिले सबसे तेज काम करती है, तो वह रिले है सॉलिड स्टेट रिले। हमारा अगला प्रश्न है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में आर्क को बुझाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसमें किया जाता है उच्च दाब वाली हवा का। हमारा अगला प्रश्न है, एक करंट ट्रांसफार्मर में को डैश माना जाता है, तो यह माना जाता है एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर। दोस्तों इन्हीं वीडियो से आपके प्रश्न बन रहे हैं, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें और जल्दी से जल्दी इन वीडियो को आप देखें और एग्ज़ाम देखकर ही जाएं, क्योंकि इन वीडियो से आपको 35+ मार्क्स प्राप्त करने का मौका मिल सकता है। एडमिनेंट्स का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका एसआई मात्रक होता है सीमेंस। हमारा अगला प्रश्न है, 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग करंट लगभग कितना होता है, तो यह होता है फुल लोड करंट का 5 से 7 गुना। हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रकार के लैप में स्ट्रेबोस्कोपिक प्रभाव होता है, तो यह प्रभाव होता है डिस्चार्ज लैप में। हमारा अगला प्रश्न है, एक बाइपोलर जंक्शन ट्रांसमीटर को एक डैश के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो यह इस्तेमाल किया जाता है एम्पलीफायर, स्विच और ऑसिलेटर तीनों के रूप में। हमारा अगला प्रश्न है, एक आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है, तो इसकी दक्षता होती है 100%। हमारा अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग का दाहिना हाथ नियम किसकी दिशा बताता है, तो यह दिशा बताता है प्रेरित ईएमएफ की दिशा को। हमारा अगला प्रश्न है, इंडक्शन मोटर में टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक में अधिकतम टॉर्क की स्थिति में स्लिप डैश होती है, तो यह होती है रोटर प्रतिरोध पर निर्भर करती है। हमारा अगला प्रश्न है, एक एंड गेट का आउटपुट 1 कब होगा, तो यह होगा जब सभी इनपुट 1 होगा। हमारा अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक बोल्डिंग में किस प्रकार का जनरेटर प्रयोग किया जाता है, तो यह किया जाता है डिफरेंशियल कंपाउंडेड जनरेटर। हमारा अगला प्रश्न है, एक संधारित्र एसी को प्रभावित होने देता है लेकिन डीसी को रोकता है, क्यों, तो यह इसलिए रोकता है क्योंकि एसी में फ्रीक्वेंसी होती है जबकि डीसी में नहीं होती है। हमारा अगला प्रश्न है, कोरोना के कारण पावर लॉस होता है जो किसके समानुपाती होता है, तो यह समानुपाती होता है F+25 का। हमारा अगला प्रश्न है, सिंक्रोनोस्कोप का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है 2 अल्टरनेटरों की फ्रीक्वेंसी के अंतर को इंगित करने के लिए और 2 अल्टरनेटरों के फेज अंतर को इंगित करने के लिए, यानी ए और सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, केबल में इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो वह उपकरण है मेगर। हमारा अगला प्रश्न है,
एक ट्रांसफार्मर में शून्य लोड पर प्राइमरी करंट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो यह होता है कोर में चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करना और आयरन लॉस की आपूर्ति करना, यानी ए और सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक डीसी मोटर में यदि सप्लाई टर्मिनलों को आपस में बदल दिया जाए तो क्या होगा? तो यह होगा मोटर उसी दिशा में चलने लगेगी। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे कुशल इलेक्ट्रिक मोटर कौन सी है? तो वह है ब्रशलेस डीसी मोटर। दोस्तों इन प्रश्नों में आपको लगभग 6 से 7 प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें। हमारा अगला प्रश्न है, एक घर की वायरिंग में पंखे और लाइट किसमें जुड़े होते हैं? तो यह जुड़े होते हैं पैरेलल में। हमारा अगला प्रश्न है, एक अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन निगेटिव कब हो सकता है? तो यह लीडिंग पावर फैक्टर के कारण निगेटिव हो सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा नियम बताता है कि प्रेरित ईएमएफ की दिशा हमेशा उस कारण का विरोध करती है जो इसे उत्पन्न करता है? तो वह है लेंज का नियम। हमारा अगला प्रश्न है, एक सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल क्या इंगित करती है? तो यह इंगित करता है वह ऊर्जा स्तर जिसके इलेक्ट्रॉन द्वारा भरे होने की प्रायिकता 50% होती है। हमारा अगला प्रश्न है, एक 220 वोल्ट बटा में 110 वोल्ट ट्रांसफार्मर में यदि सेकेंडरी में 50 टर्न है तो प्राइमरी में कितना टर्न होगा? तो 100 टर्न होगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक कैपेसिटर किस रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है? तो वह है विद्युत स्थैतिक क्षेत्र के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, यदि एक 3 फेज इंडक्शन मोटर केवल 2 फेजों पर चलती है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इस स्थिति को कहा जाता है सिंगल फेजिंग। हमारा अगला प्रश्न है, एसी को डीसी में बदलने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो रेक्टिफायर कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्विच को किस तार में नियंत्रित करना चाहिए? तो वह तार है फेज वायर। हमारा अगला प्रश्न है, आईई नियमों के अनुसार 11 केबी लाइन के लिए जमीन में न्यूनतम क्लियरेंस कितना होना चाहिए? तो यह होना चाहिए 5.2 मीटर। हमारा अगला प्रश्न है, एक मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके समानुपाती होता है? तो यह समानुपाती होता है करंट के। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में बीदर में उपयोग होने वाली सिलिका जेल का रंग नमी सोखने के बाद कैसा हो जाता है? तो यह हो जाता है नीला से गुलाबी। हमारा अगला प्रश्न है, एक डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव क्या होता है? तो यह होता है यह मुख्य फ्लक्स को विकृत करता है, यह मुख्य फ्लक्स को कमजोर करता है, या आउटपुट वोल्टेज को कम करता है, यानी उपयुक्त में से सभी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस मोटर का पावर फैक्टर सबसे अधिक होता है? तो वह मोटर है कैपेसिटर रन मोटर। दोस्तों इन्हीं प्रश्नों से आपको 6 से 7 प्रश्न देखने को मिलेंगे, यानी इस वीडियो में आपको 6 से 7 प्रश्न और टोटल मैं आपको 10 वीडियो बताने वाला हूं, और इन वीडियो से आपको लगभग 35 प्लस मार्क्स देखने को मिलेंगे, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। हमारा अगला प्रश्न है, ओपन सर्किट टेस्ट एक ट्रांसफार्मर पर क्या निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि कोर लॉस आयरन लॉस के बराबर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक जनरल डायोड का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? तो इसका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है एक वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में। हमारा अगला प्रश्न है, एक अच्छे फ्यूज वायर में क्या गुण होना चाहिए? तो निम्न गलनांक और निम्न प्रतिरोध होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी साइड के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होता है? तो यह होता है लगभग अनंत के बराबर। हमारा अगला प्रश्न है, एक लंबी ट्रांसमिशन लाइन में किस पैरामीटर को वितरित माना जाता है? तो यह माना जाता है उपरोक्त सभी, यानी प्रतिरोध और इंटेक्स के रूप में, कैपेसिटेंस और शंट कंडक्टेंस के रूप में, और यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक गीजर में थर्मोस्टेट का क्या उपयोग है? तो इसका उपयोग है पानी के तापमान को नियंत्रित करना। हमारा अगला प्रश्न है, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन में ड्रॉप ट्यूब का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है टरबाइन के आउटलेट पर। हमारा अगला प्रश्न है, एक इंडक्शन मोटर और एक ट्रांसफार्मर के बीच मुख्य समानता क्या है? तो इसका मुख्य समानता है
दोनों म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग डैश के लिए किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है मोटर को स्टार्ट करने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, सेमीकंडक्टर शब्द क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है जिसकी चालकता कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच हो। हमारा अगला प्रश्न है, एक सर्किट ब्रेकर की रप्चलिंग कैपेसिटी किस में व्यक्त की जाती है, तो MVA में व्यक्त किया जाता है। दोस्तों, आपको जितना हो सके इन वीडियो में एक्सप्लेनेशन को वीडियो पॉज कर करके देख के जाएं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से भी क्वेश्चन बन रहे हैं और जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूं ये क्वेश्चन तो हैं ही, आपको एग्जाम में इन प्रश्नों से हूबहू आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, एक क्लेब ऑन मीटर क्या है, तो यह है एक प्रकार का करंट ट्रांसफार्मर। हमारा अगला प्रश्न है, 100 वाट के बल्ब का प्रतिरोध 200 वाट के बल्ब के प्रतिरोध से डैश होता है, तो यह होता है अधिक। हमारा अगला प्रश्न है, एक ऑसिलेटर सर्किट में निरंतर दोलन के लिए बार्कहाउसेन मापदंड क्या है, तो यह है A बीटा बराबर 1, इसको लूप गेन कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस रिले का उपयोग ट्रांसफार्मर की आंतरिक सुरक्षा के लिए किया जाता है, तो वह रिले है बुकोज रिले। हमारा अगला प्रश्न है, एक पोटेंशियोमीटर मूल रूप से एक डैश है, तो यह है क्या, तो यह है नल टाइप उपकरण। दोस्तों, इन्हीं वीडियो से आपके प्रश्न मिलेंगे, इसलिए जितना हो सके इन वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, क्योंकि ये जो मैं वीडियो आपको लोगों को बता रहा हूँ इससे आपको 6 से 7 मार्क्स देखने को मिलेंगे और मैं टोटल 10 सेट करवाने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम में लगभग 35 प्लस मार्क्स आप लोगों को हूबहू भिड़ा देंगे। इसलिए जितना हो सके अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। हमारा अगला प्रश्न है, एक 3 फेज और 4 वायर सिस्टम में न्यूट्रल तार का उद्देश्य क्या है, तो न्यूट्रल तार का उद्देश्य असंतुलित करंट के लिए एक वापसी पथ प्रदान करना। हमारा अगला प्रश्न है, स्किन इफेक्ट डैश सप्लाई में नहीं होता है, तो वह है DC सप्लाई में स्किन इफेक्ट नहीं होता है। तो दोस्तों, यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है, जो कि सेट 2 था हमारा, और मैं आगे 8 सेट लेके आऊँगा जो कि आपको एग्ज़ाम में हूबहू इन्हीं वीडियो से प्रश्न देखने को मिल सके। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।